बराह रास्त 8:36 हुआ चाहते हैं। हर रोज की तरह हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहेगा। प्रोग्राम सलाम जेके में श्रीनगर स्टूडियो भी चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद जमुल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। थोड़ी देर में उनके पास भी चलेंगे। खबरों का जब आगाज होगा, जहां तक इस प्रोग्राम की बात है तो आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हमें जाना होता है। खबरें जम्मू कश्मीर से हैं, लद्दाख के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और आज का दिन चूँकि इंतहाई अहम जम्मू कश्मीर के एतबार से है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर जो पेशरफ्त हुई और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो बहस मुबाहिसा देखने को मिला है और गहमा गहमी भी काफ़ी ज़्यादा मरकज़ी वज़ीर दाखिला और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लीडरान के दरमियान और हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने के बीच आज एक फैसला कुन दिन हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबात को लेकर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी सामने आया, और साथ ही साथ 5 अगस्त 2019 के फैसले की जिस तरीके से मुखालफत की जा रही थी, चूँकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हुकूमत ने जो उसका वाज़ेह मौक़िफ़ था, एक बार फिर दलाइल के साथ ऐवान के अंदर बताने और पेश करने की कोशिश की है। इस पर दोनों तरफ के बयान आपके सामने रखेंगे, और साथ साथ कुछ बड़ी खबरें सरहदी इलाकों से आ रही हैं। सड़क हादसात का सिलसिला साल 2023 का ये आखिरी महीना भी एक बार फिर दर्दनाक या तकलीफ पहुंचाने वाली खबरें मुख्तलिफ इलाकों से दे रहा है। इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ आप थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे उस मकाम पर जहां हादसा पेश हुआ है। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातें जहां पर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म नजर आ रही हैं। 2024 इंतखाबात से पहले कुछ तब्दीलियां हो रही हैं मकामी सतह पर, रीजनल पार्टीज में, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बात आयुष स्कीम की होगी, और बेरोजगारी के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर कई नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। वजारत दाखिला ने आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ बात खेल के मैदान से भी आपको बताएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की नौजवान बच्चियां भी लड़कों की तरह ही एक बार फिर से मैदान मारती नजर आ रही हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी तरफ चलेंगे। प्रोग्राम के आखिर में गजा की सूरत हाल और एक स्पेशल सेगमेंट के तहत आपकी बात भी सुनी जाएगी प्रोग्राम सलाम जेके में। लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, यानी आज के दिन के साथ शुरुआत करेंगे। और आज ये दिन क्यों खास है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख के आईने में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज पता चलता है कि दिसंबर की 6 तारीख को ही कई अहम तरीन वाक़यात हुए थे। उनमें एक वाक़ा 1992 का है। बाबरी मस्जिद को आज के दिन शहीद किया गया। इस वाक़े को 31 बरस आज हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी है। आज ही के दिन कार सेवकों ने या यूं आप कह सकते हैं कि चंद इंतहा पसंदों की तरफ से आज के दिन ये कार्रवाई की गई। मस्जिद के गुंबद तक तोड़ फोड़ की गई और पूरे मुल्क के अंदर फसादात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत अयोध्या से आज के दिन देखी गई थी। 31 बरस इस वाक़े को मुकम्मल हो गए हैं। 2006 में आज ही के दिन नासा ने मार्स ग्लोबल सवीर की ली गई जो तस्वीर थी वो आज पब्लिक की आम की गई, दुनिया के सामने लाई। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1998 में हरगो शावेज को वेनेजुएला के सदर के तौर पर जिम्मेदारी मिली। 25 बरस कबल 1998 में ही बैंकॉक में 13वें एशियन गेम्स का आगाज आज के दिन हुआ 6 तारीख को। साल 1917 था, तारीख 6 दिसंबर की थी जब फिनलैंड ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया। तो आज फिनलैंड दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक फिनलैंड आज अपना यौम आज़ादी मना रहा है। 1884 में आज ही के दिन वॉशिंगटन मोनूमेंट, वॉशिंगटन डीसी जिसको कहा जाता है, इसकी तामीर आज के दिन मुकम्मल हुई 6 दिसंबर 1884। 1971 में आज के दिन पाकिस्तान ने भारत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए थे, वो भी इस बात पर क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी वो मशरकी पाकिस्तान बनने का भी एक सबब बनी। और 5 दिसंबर 1971 को भारत ने मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बनने को तस्लीम किया। तो उसके बाद 6 दिसंबर को पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला लिया कि भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। बाद में जाकर ताल्लुकात बहाल कर दिए गए, मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हुआ। साल 2001 में आज ही के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान को असलहा फराहम करने पर इत्तफाक किया। और तालिबान का ये वो दौर था जिसको तालिबान रूल फर्स्ट भी कहा जाता है। और 15 अगस्त 2021 में दोबारा तालिबान 2 का जो रूल है वो एक बार फिर से जो इस वक्त इक़्तिदार में अफगानिस्तान के अंदर हैं। लेकिन जो पहला रूल था उसमें आज के दिन एक फैसला हुआ। 2001 में अफगानिस्तान को असलहा फराहम करने पर तालिबान ने आज बात मानी, इत्तफाक हुआ। और इसके बाद कशीदगी भी बहुत ज़्यादा देखी गई अफगानिस्तान के अंदर, और झड़पें अलग अलग जगहों पर
जो हुकूमती फोर्सेस थे उनके साथ झड़पों में बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ। तो ये वो खबरें थी जो आपके सामने अभी तक हमने रखनी है, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे जो ज़रूरी एक सेगमेंट रहता है प्रोग्राम में, आप तक बात पहुँचाना ज़रूरी था, वो आपके साथ शेयर करना। आज की तारीख के मुताबिक यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास इवेंट्स, ख़ास ऐसे प्रोग्राम या वाक़यात, कई अहम शख्सियात आती हैं, कई चली जाती हैं, ये दिन याद दहानी के लिए ज़रूरी। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और जैसा कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया, जम्मू कश्मीर के मुतालिक कुछ बड़ी खबरें इस वक्त आ रही है और इनमें कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो सरहदी इलाकों के अंदर हैं, जहां पर इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि सूरत हाल ऐसी बनी है जहां पर थोड़ा सा तनाव भी देखा गया, या यूँ आप कह सकते हैं पिछले दिनों जो कुछ हुआ सरहदी बेल्ट के अंदर नवंबर की 15 तारीख से 19 तारीख के दरमियान, उसने बहुत सारे इलाकों के अंदर भारत पाकिस्तान की अफवाज जो थी उसको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो पहली ब्रेकिंग जरा प्ले करें, बात जम्मू की सबसे पहले आपको बताएंगे और बड़ी खबर इस वक्त सरहदी बेल्ट जम्मू से अखनूर सेक्टर से खबर आ रही है कि जहां पर फायरिंग का एक वाक़ा पेश आया है LOC के करीब, या LOC पर भी आप कह सकते हैं, और ये वो हिस्सा है जहां पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने हैं। कहा यह जाता है कि मुश्तबा एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया सरहद पर, जिसके बाद भारतीय अफवाज की जानिब से यहां पर कार्रवाई की गई। इनिशियल डिटेल्स जो पहुंची है अखनूर सेक्टर में, एक बार फिर से ये रात देर गए फायरिंग हुई है, उसके बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। सर्च ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो 6:30 बजे से लेकर रात के 11:30 पौने 12 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा और कुछ फायरिंग के राउंड्स भी यहाँ पर जिनकी आवाज़ें सुनाई दी गई, अभी तक जो कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन अंधेरा और ठंड जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो मुश्तबा ड्रोन था या पाकिस्तान से इसको ऑपरेट करने की बात कही जा रही है, वो यहाँ से वापस निकला या अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसको वापस अपने इलाके की तरफ ले जाया गया। किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन इनिशियल कंफर्मेशन जो है उसके मुताबिक फायरिंग के कुछ राउंड्स जो सरहदी इलाके में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का, चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ से दूर नहीं है जम्मू की तरफ जब आप जाएंगे, लेकिन अखनूर का ये सेक्टर पर्टिकुलरली जहाँ पर पिछले दिनों भी हथियार बड़े पैमाने पर जो है वो हमने देखा था कि पकड़े जाने की तस्दीक फौज की जानिब से की गई थी, और साथ साथ ये भी कहा गया था कि इस इलाके के अंदर कई मरतबा क्रॉसिंग की भी कोशिशें हुई हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई, तो उस दरमियान ड्रोन से हथियार गिराने के भी वाक़यात की तस्दीक खुद सिक्योरिटी फोर्सेस करती रही हैं, PRO डिफेंस की जानिब से किया जाता रहा है। बड़ी खबर जम्मू से, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक हुई है अखनूर सेक्टर में, और ये वही एरिया है जहां इंटरनेशनल बॉर्डर भी बहुत नज़दीक आता है और उससे आगे LOC का आगाज़ हो जाता है। और कई मरतबा इस तरह के इंसिडेंट्स में जब फायरिंग हुई है तो एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन भी हुए हैं, और पिछले महीने ही जिसकी तस्दीक खुद फौज की जानिब से की गई थी कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए थे, नारकोटिक्स थे, और साथ साथ कुछ पैसा भी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ लगा था, जिसका अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तस्दीक करते हुए ये भी कहा कि बदअमनी फैलाने का एक नया तरीका और ड्रोन वॉर के जरिए सरहद पार से जो कोशिशें हुई हैं उसमें एक कामयाबी उन्हें ये मिली थी कि ड्रोन को मार गिराया गया था। बड़ी खबर इस वक्त थी कि ड्रोन शायद वापस चला गया हो, लेकिन फायरिंग जरूर हुई है सरहदी इलाके के अंदर और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जरा आगे बढ़ते हैं और श्रीनगर स्टूडियो भी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन उससे पहले अहम तरीन खबर आपको बताएं, और ये खबर जिसके मुतालिक बार बार पूछा जा रहा था, तो आइंदा की तारीख तय कर दी गई, और ये खबर जो कि यासीन मलिक से जुड़ी है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि इस मामले पर समाअत होनी थी और अदालत के अंदर समाअत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर आप जानते हैं टेरर फंडिंग का केस जिस पर ऑलरेडी यासीन मलिक चूँकि जेल में है, और साथ साथ जो भारतीय फिजाइया के एहलकारों का कत्ल है उसमें भी डायरेक्टली जो उनका नाम, जिस पर वो कई मरतबा अदालतों में खुद जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर चुके हैं, लेकिन अब जाकर 14 फरवरी को एक अहम समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो मोहम्मद यासीन मलिक को मिल्टन 2 की मुआवनत के मामले में सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी, उसके समाअत के लिए जो फहरिस्त में शामिल कर लिया है। 14 फरवरी को यासीन मलिक के इस मामले पर आइंदा समाअत होगी, और अदालत की तरफ से यह भी हिदायत की गई है कि यासीन मलिक जिनने इल्जामात का एतराफ़ ज़रूर किया, लेकिन अदालती कार्रवाई में अमली तौर पर वो शामिल होंगे, ये भी नोट करते हुए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, और इस वक्त इस केस में उम्र कैद की सज़ा वो काट रहे हैं। जस्टिस सुरेश कुमार
कीद के अलावा शैलेंद्र कौर की बेंच ने इस मामले की समाअत की और अगली समाअत जो है वो 14 फरवरी 2024 को होगी। 29 मई को आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे मिल्टन 2 की फंडिंग केस में सजाए मौत देने का मुतालिबा किया गया था और अगली तारीख को इसके सामने हाजिर होने की भी दरख्वास्त की गई थी। और इसके बाद जेल अथॉरिटीज़ जो है एक दरख्वास्त उनकी तरफ से भी दायर की गई थी, जिसमें उनकी मजाजी पेशी के लिए इस बुनियाद पर इजाज़त मांगी गई थी कि वो एक बहुत ज़्यादा खतरे वाला कैदी है या सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और अमन आमा और हिफाजत को बरकरार रखने के लिए इसे जिस्मानी तौर अदालत में पेश न करने की ज़रूरत पड़े। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक को कई मरतबा टाडा अदालत जम्मू में भी जो केसेस थे, जिनमें रुबिया सईद अगवाकारी का केस था या फिर इसके अलावा जो उन पर कत्ल का केस है फिजाइया के एहलकारों पर, उसमें वो खुद भी अभी तक जरा करते रहे। और सबसे खास बात ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसीलिए मौका दिया गया था क्योंकि तिहाड़ जेल से बाहर उन्हें नहीं ले जाया जा सकता। ये खुद अथॉरिटीज़ ने उस वक्त कहा था जब एक बार उन्हें अदालत में पेश किया गया फिजिकली, तो काफ़ी हंगामा इस बात पर मचा था। साथ ही हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त भी मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक को 24 मई 2022 को इस केस में उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। सख्त गैर कानूनी सरगर्मियां या जो रोकथाम एक्ट, जिसको आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट कहते हैं, उसके तहत मुख्तलिफ शिकों का सहारा लेते हुए या मुख्तलिफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए इस केस में यासीन मलिक को मुजरिम करार दिया था। लेकिन ये जो सजाए मौत का मामला है, इसमें सजाए मौत का मुतालबा जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस में किया है टेरर फंडिंग के मामले में, और जम्मू कश्मीर के अंदर बरसों तक बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता रहा है। और एनआईए की तरफ से जो दरख्वास्त अदालत के सामने ली गई थी वो दरख्वास्त मंजूर तो हो चुकी है, लेकिन कल की समाअत के बाद अगली समाअत जो है वो अब जाकर 14 फरवरी को होनी है। यानी तकरीबन अभी वक्त इस केस में 2 महीने का है, जिसके बाद ये समाअत होगी और बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि यासीन मलिक का ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है या क्या इस केस का रुख है। लेकिन जो सख्ती की बात हो रही थी एनआईए की तरफ से, वो उनने चार्जशीट में ऑलरेडी चीज़ें क्लियर की हैं और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत इल्ज़ामात समेत कसूरवार या जो एतराफ़ जुर्म था वो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। और साथ ही साथ एनआईए ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक मिलिटेंट को या दहशतगर्द को सिर्फ इसलिए उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती कि उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसने मुकदमे से गुजरने का इंतखाब नहीं किया है। सजाए मौत में इजाफा करने की कोशिश करते हुए एनआईए की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर ऐसे खौफनाक दहशतगर्दों को सजाए मौत सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, तो सज़ा देने की जो पॉलिसी है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और कोई भी अगर मुल्क मुखालिफ या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है तो उसके पास सजाए मौत से बचने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। बहरहाल यासीन मलिक के इस मामले में 14 फरवरी को आइंदा समाअत होनी है, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई राहत की खबर उनके लिए नहीं है कि अदालत दरख्वास्त को रद्द करे या एनआईए की जो एप्लीकेशन थी उस पर किसी तरह का मजीद तबसरा करे। 14 फरवरी को इंतजार करना होगा। अब श्रीनगर स्टूडियो चलेंगे, हमारे साथ सैयद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन किए हैं। मजीद खबरों पर भी नज़र डालनी है क्योंकि 2 हादसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर और इन हादसात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो श्रीनगर चलेंगे, सैयद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जोजिला में जो हादसा हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब कोशिशें ये हो रही हैं कि उन तमाम बॉडीज़ को वापस चूँकि केरला के लिए भेजना है जिन सयाहों की मौत हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ एक और हादसा हुआ था जिसके बाद बॉडीज़ साउथ कश्मीर पहुँच गई हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आप यासीन मलिक के बारे में बातचीत कर रहे थे कि यासीन मलिक को कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है उम्र कैद की सज़ा काटने के बजाय उन्हें सजाए मौत का मुतालबा करती रही। हालांकि जम्मू कश्मीर में किसी वक्त में ममनुआ तंजीम JKLF के सरपरस्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उन्हें अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कोर्ट में लाया जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कई एक अहम शख्सियात हैं जिनके केस इस वक्त अदालतों में पड़े हैं, जिनमें JKLF के सरपरस्त आला यासीन मलिक सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा टेरर फंडिंग मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या जमात इस्लामी के कई अरकान बंद हैं जिनके केसेस को ओपन ट्रायल में कोर्ट में अब देखा जा सकता है। लेकिन इधर वादी कश्मीर के साथ साथ खत्ते चनाब, पीर पंजाल और मुतअद्दिद इलाकों में सड़क हादसात में रोनुमा इजाफे के बाद तशवीशनाक सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जोजिला बाईपास में कल शाम के करीब आपने देखा होगा कि अलमनाक सड़क हादसे में कई अफराद की जानें तलफ हुई, जिसमें पहले इब्तदाई
तौर पर चार अफराद के जाम बहक होने की इतला कन्फर्म होने के बाद में मजीद एक शख्स की मौत वाक़या हुई। यानी कुल मिलाकर इस ज़ौजिला बाईपास के करीब मरने वालों की तादाद 5 के करीब पहुंच गई है। हम कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए, लेकिन हैरान कुन तौर पर सयाहों से बड़े खचाखच भरे इस गाड़ी में जो गैर मकामी सयाह हैं वो जाम बहक हुए हैं और इनका ताल्लुक जो है गैर रियासती इलाकों से है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन या तहकीकाती इदारे जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का विंग और इसके अलावा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ARTO ऑफिस, ये सब मुतहरिक हो गए हैं कि आखिर इस रूट पर जो इस वक्त लगातार सड़क हादसात में इजाफा होता है इससे कैसे रोका जा सकता है। सड़क हादसात में आपने देखा होगा टनल के उस पार लगातार डोडा और उसके आसपास में 42 के करीब आम शहरी जो हैं वो जाम बहक हुए। आखिर गलतियां कहां पर है, हमारा ट्रांसपोर्ट निज़ाम किस तरह से है, क्या हमारे ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। सलीम वानी से अगर मेरा राब्ता हो चुका है तो उनसे मेरा सवाल होगा कि सलीम अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इनकी जो शिनाख्त हो चुकी है इस बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास। सलीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद सलीम वानी साहब, ताज़ा तरीन इत्तलात बताइएगा, क्या माहौल है और इनकी शिनाख्त जब हुई है तो किस तरह का माहौल है। आपकी बातचीत क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, क्या कुछ अब इन डेड बॉडीज को लेने का प्रोग्राम किस तरह से तरतीब दिया जा रहा है? सलीम वानी से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है सईद जमुल, लेकिन कुल मिलाकर हम देखेंगे तो अभी तक जो सूरत हाल रही है पिछले कुछ दिनों के दौरान ये दूसरा इस तरह का हादसा है खिता चिनाब के बाद आप देखेंगे तो वादी कश्मीर में जहां पर इस महीने में नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा जहां पर अभी तक एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन एक्सीडेंट्स में अभी तक 50 से ज्यादा अमवात हुई हैं। डोडा के बाद किश्तवाड़ चले जाइए, इसी तरीके से राजौरी में एक हादसा हुआ, अब जाकर कश्मीर वैली के अंदर इस ऊपरी इलाके में, और 5 में से 4 सयाहों का ताल्लुक केरला रियासत से है जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ 3 दीगर शहरी जख्मी थे जिनमें एक ड्राइवर भी जो एक मकामी बताया गया जिसने बाद में दम तोड़ दिया स्किमसोरा जब इसे मुंतकिल किया जा रहा था। तो इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक 5 लोगों की मौत जिनकी इंतजामी सतह पर भी तस्दीक की जा चुकी है। ये तो एक तरफ की बात थी, लेकिन साथ साथ ये बात बताना भी ज़रूरी है क्योंकि एक और हादसा हुआ था जिसके मुतालिक बात करना बहुत ज़रूरी है सैयद जमुल, क्योंकि देर रात डेड बॉडीज साउथ कश्मीर पहुंच गई है। हिमाचल के अंदर दर्दनाक हादसे में 5 से 6 मजदूरों की जान चली गई थी, जहां कल एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टूज रही और जो लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती या इजहार ताज़ियत भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ डेड बॉडीज़ को रिकवर करने की वापस लाने की जो कोशिशें हो रही थी, तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास इन बॉडीज़ को वापस लाने में सईद जमुल इंतजामिया को मदद भी मिली है और तदफीन का सिलसिला भी आगे बढ़ सका है। आसिफ, देखें, जहां आप ज़ौजिला बाईपास में सड़क हादसे की बात करें, केरला के शहरी है और ये डेड बॉडीज वहां जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से एक और अलमनाक सड़क हादसे में जब कुलगाम के मजदूरों को अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करना पड़ा अपने घर और अपना अफराद खाना के माली कफालत को दूर करने के लिए, ये मजदूरी करने के लिए शिमला में मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश में मौजूद थे और अचानक सड़क हादसा पेश आता जिसके बाद इनकी डेड बॉडीज जो है वो आबाई इलाका कुलगाम पहुंच चुकी है। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? आपको बता दूं कि कुलगाम के ऊपरी इलाके के मुतअद्दिद लोग जो हैं वो हिमाचल यानी शिमला के आसपास के इलाकों में मजदूरी वगैरह के लिए जाते हैं और एक सराय, मखसूस सराय जो काफ़ी वक्त पहले हैं और बहुत कम लोगों को ये इल्म होगा कि हिमाचल और कुलगाम और साउथ कश्मीर के ऊपरी इलाके जो हैं इनका एक अच्छा खासा रिश्ता जो है वो न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी इन मजदूरों का आना जाने का सिलसिला जारी है। अब्दुल हमीद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे कुलगाम से, और ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। अब्दुल हमीद साहब, जब इन डेड बॉडीज की बात करें तो क्या चूँकि सफ़ मातम इलाके में मातम कदा माहौल जो है गुज़श्ता 48 घंटों से है ही है, लेकिन जब इस तरह के माहौल में आप इन लोगों को पाते हैं, अफराद खाना के बारे में बताइएगा, और जिन लोगों की डेड बॉडीज पहुंच गई है, अब क्या किसी किस्म की कोई माली दुश्वारी को दूर करने के लिए सरकारी या गैर सरकारी तंजीमों का कोई कदम उठाया गया? नहीं तजमुल, अभी तक तो कोई भी रिलीफ का कोई भी अभी सामने नहीं आया, जहाँ पे मुकामी लोग ये अपील कर रहे हैं कि इनकी बच्चों की बाजियाबकारी के लिए या इनकी जो अहलिया है उनकी बाजियाबकारी के लिए कोई ना कोई ऐलान होना चाहिए, उनके लिए कोई रिलीफ होना चाहिए या
ان کے لیے کچھ رکھنا چاہیے، مگر ابھی تک ایسا کوئی بھی اعلان سامنے نہیں آیا ہے. مگر ضلع انتظامیہ یا گورنر انتظامیہ جو ہم کہیں گے ان کی ذہن میں یہ بات تو ضرور ہوگی کہ ان کی جو افراد خانہ ہے ان کو کیسے بسایا جائے، تاکہ یہ واحد کفیل تھے ان کے گھر کے جو کماؤ تھے وہ ان سے بچھڑ گئے ہیں. 2005 میں بھی جہاں پہ وہ ان کے بستی وہاں پہ اجڑ گئی تھی، اس کو بنانے کے لیے یہاں کی سرکار نے پوری طرح سے کوشش کی تو ان کو وہ مکان فراہم کر دیے گئے. مگر کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک مکان نہیں ملا. مگر ان لوگوں یہ کی تو یہاں پہ ہوئی بات ہے کہ بازآبادکاری کی یعنی ریہیبلیٹیشن کی بات، لیکن جہاں تک ان لوگوں کے اس انتقال کے بعد ان کے تھوڑا سا تفصیل میں بتائیے گا یہ کن کن گاؤں کے ہیں اور ان کے گاؤں میں کس طرح کا ماحول ہے، اور کیا یہ گھر کے واحد کماؤ تھے، ان کے افراد خانہ میں اور کون کون لوگ ہیں، تاکہ ہماری آواز جو ہے ایک پل کی حیثیت اختیار کرے گی ضلع انتظامیہ، لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور افراد خانہ کے بیچ میں. ہاں جی، یہ نوجوان ہی تھے. ان کی عمر جو ہے 19 سال سے 31 سال تک بتائی جاتی ہے. ان کی شادیاں نئی ہوئی ہے، کسی کے 2 بچے 3 بچے. یہ گجر بستی ہے کونڈ ویلی کی. کونڈ ویلی 14 گاؤں پہ مشتمل ہے. اگر وہاں کی بات کریں گے تو کئی سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے، 14 گاؤں. تبھی تو تدفین میں بہت سا وقت لگا، کیونکہ سویرے سے ہی وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے تھے. ضلع انتظامیہ کو یہ لگا کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے پوری طرح سے وہاں پہ ڈی سی کلگام ہو یا SSP کلگام ہو، پوری طرح سے وہاں پہ متحرک تھے. وہ بھی تقریباً 8:30 کے قریب وہاں سے نکل گئے، جبکہ 9 بجے ان کی تدفین ہو گئی. مگر جو افراد خانہ ہے ان پہ مشتمل جو ہے جو واحد کماؤ تھے ان کے، وہ پورے چھوٹے بچے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے بالغ بچہ نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں. اور ان کی بچیاں بھی ہے جو زیر تعلیم ہے، یا ابھی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو یہ پتا لگے کہ اتنی عمر ہے اس کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر وہ حادثے میں مارا گیا. مگر ابھی تک اس کے ذہن میں یہ نہیں اتر گیا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے. وہاں پہ لوگوں نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ ایک آخری سوال عبدالحمید صاحب، ایک آخری سوال ہوگا، چونکہ جب مزدوری آپ کسی کمپنی میں کرنے جاتے ہیں تو آپ کا انشورنس کور ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کمپنی کے ساتھ ہوں تو آپ کا پروویڈنٹ فنڈ بننا لیبر ایکٹ کے حساب سے بڑا لازمی ہے. کیا یہ نجی حیثیت سے کسی کام پر گئے تھے، کسی کانٹریکٹر کے ساتھ تھے، یا کوئی اور دوسرا کام وہاں پہ کرنے گئے تھے؟ اس کی کوئی پشتی ابھی تک ہوگی تاکہ اس کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم بھی اٹھاتے کہ جموں کشمیر کا شہری، جموں کشمیر کا دہباش اگر دوسری جگہ پر بال مزدوری کرنے جاتا ہے تو کیا اس کی کسی حد تک لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی رجسٹریشن یا اس کا اندراج وغیرہ ہونا لازمی ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے. وہ کمپنی کے ساتھ جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ ایک کمپنی کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ وہ گئے تھے. ابھی تک پوری طرح سے یہ اس سے پردہ نہیں اٹھایا، مگر جو ہمیں یہاں پہ سورسز سے پتا چلا ہے کہ یہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ گئے تھے. یہاں پہ لیبر ایکٹ ہے، لیبر ایکٹ تو ضروری ہے، اس کے تحت ان کو انشورنس بھی ہونا چاہیے. کمپنی کو ان کو پیسہ دینا ہے، کیونکہ ان کو اگر وہ پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کے خلاف یہاں پر لیبر ایکٹ کے تحت ان کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے. اور بھی وہاں پہ کی پولیس نے جو FIR درج کیا ہے اس کے متعلق وہ تحقیقات ہوگی، اس معاملے کو دیکھیں گے کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو، یہ غریب لوگ ہیں جو یہ اپنی ریاست کو چھوڑ کے دوسری ریاستوں میں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہاں پہ وہ وسائل نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اپنے بہت شکریہ عبدالحمید، بہت شکریہ جنوبی ضلع کلگام سے اس تازہ ترین تفصیلات کے لیے. ناظرین، جنوبی ضلع کلگام کے متعدد علاقوں میں، اوپری علاقوں میں لوگوں کا سردیوں اور گرمیوں کے سیزن میں ہماچل پردیش، شملہ اور آس پاس کے علاقوں میں مزدوری کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے اور روایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں جو کہ کلگام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مطابق وہاں پہ مکمل طور پر ایک سرائے بنائی جاتی ہے اور سرائے میں ان لوگوں کو رہنے، رکنے اور ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر کے شہری جہاں جاتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں، کسی ملک کی بات کریں، تو اگر کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو جموں کشمیر کی پرشاسن یا فوری طور پر میری ان کے افراد خانہ سے ہمدردی کے بعد اپیل یہ ہوگی کہ آپ فوری طور پر جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اندراج ہے، رجسٹریشن ہے یا نہیں. تو بڑ لازمی وچن کہ تہند بچے مزوری کرنے گمت ہماچل تو رجسٹریشن گمز لیبر ڈپارٹمنٹس کہ پریت وری لیبر ڈپارٹمنٹ ونان کہ یم وری بہار پہ، راجستھان، جھارکھنڈ پہ ہیٹ مزور آمت تو سن مزور تم زن باقی ریاست میں گسان بڑا جاننا ضروری ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں تاکہ آپ کے جو انشورنس کور
प्रोविडेंट फंड और बाकी जो आपके लवाजमात हैं लेबर डिपार्टमेंट के किस तरह से पूरे किए जा सकते हैं। ये तो जम्मू कश्मीर की बात हुई। पार्लियामेंट का इजलास जारी है। पार्लियामेंट के रवा इजलास में बड़ी दिलचस्पी है इस वक्त, क्योंकि जहां एक तरफ आपको जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक चंद अहम बिलें आपकी बार ज़ेर बहस हैं और इन बिलों को लाया जा चुका है, जिनमें जो महाजर पंडित है उनके लिए मखसूस सीटें रखना है, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन के लिए सीटों को रिजर्व करना है। लेकिन तीसरी अहम बात, मरकजी वज़ीर दाखिला यानी वफाकी वज़ीर अमित शाह ने कल इस बात को क्लियर किया कि जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में जो हालात वाक़यात हैं उसको मरकजी सरकार किस नजरिए से देखती है। अमित शाह ने अपनी तकरीर में जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से एक मुल्क में दो वज़ीर आज़म हो सकते हैं, एक मुल्क के दो झंडे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में साफ तौर पर कहा कि मुल्क की जो इस वक्त की सूरत हाल है इस पर मरकजी सरकार यानी बीजेपी सरकार जो है वो नजर बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन ये मैंडेट जो है ये इलेक्शन कमीशन को हासिल है। ऐवान में जम्मू कश्मीर पर बहस व मुबाहिसा जारी है और बहस व मुबाहिसे के दौरान जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मामलात पर जवाबदेही का भी मामला है। वज़ीर दाखिला आज इससे मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे कि किस तरह की सूरत हाल है। और वज़ीर आज़म ने तारीखी तकरीर में कल कहा कि कश्मीर से मुतल्लिक कई अहम बिल और तरमीमी बिल पार्लियामेंट के ऐवानी जरिए में पेश किए गए और एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के मिसदाक मुल्क के दो वज़ीर आज़म, दो आईन और दो झंडे कैसे हो सकते हैं। विफाकी वजीर अमित शाह का पार्लियामेंट में कल बयान। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रुकने पार्लियामान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर रिमार्क्स किए गए, अपने लोकसभा के रुकन ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2023 पर बहस के दौरान तबसरा किया। शाह ने वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से बात शुरू की। उनके जरिए उठाए गए अहम इकदामात में से एक दफे 370 को मनसूख करना, फिर जम्मू कश्मीर की रियासतों को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तब्दील करना था। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पहले मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को रियासतों में तब्दील किया गया था। विफाकी वजीर अमित शाह ने रियासतों को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तब्दील करने को अहम कदम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जो दीगर मामलात है उस पर भी आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला जो है वो कुछ देर बाद जो है अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए जो बाकी मामलात है उन पर भी बातचीत हो सकती है। और जिन इलाकों की हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से बिलें हैं, मैंने पहले भी कहा कि जिन बिलों में आपको अब की बार खवातीन के लिए सीटों को मखसूस करना जो करीबन 33% के आसपास है, यानी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से आपकी बार जो है वो आपको 33% सीटें जो है आइंदा लाए अमल तरतीब देने के बाद, कानून को पास करने के बाद 33% रिजर्वेशन जो है वो खवातीन के लिए मखसूस रखी जाएंगी। इस तरह से जो हमारे माइग्रेंट पंडित है उनके लिए 2 सीटें मखसूस रखी जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के लिए जब अचीवमेंट की आप बात करें, क्योंकि 4 साल कबल जम्मू कश्मीर को स्टेट से डाउनग्रेड करके इससे दफा 370-35 से इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बाद इसे जेर इंतजाम इलाका करार दिया गया। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, सयाहती, इक्तिसादी और बाकी एतबारियत पर भी अमित शाह आज बड़ी अहम बात रखने वाले हैं मुल्क की पार्लियामेंट। थोड़ी देर बाद जो कल जितने भी सवालात उठे, वैसे तो वज़ीर दाखिला ने कल ही हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है वाज़ेह कर दिया था, लेकिन आज जवाब भी देंगे। और आज शाम तकरीबन 8-9 बजे तक ये भी तवक्कुआत है, इम्कान है कि 2 अहम बिलें जो कल पेश की गई थी वो आज पास भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर एक तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 है जिस पर बहस चल रही थी, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023, दोनों पर बहस हुई। तो रिऑर्गेनाइजेशन वाले बिल पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल उठाए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हसनैन मसूदी ने भी सवाल उठाया कि जब मामले पर अभी हतमी फैसला हुआ ही नहीं तो आप कैसे ये सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उस बुनियाद पर जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने चूँकि जवाब जो है वो आपने बता ही दिया है कि 2 वज़ीर आज़म, 2 आईन, 2 झंडे कैसे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी आज से नहीं, हमारी पॉलिसीज़, हमारे मंशूर का हिस्सा 1950 से था, हमने करके दिखाया है जिससे तब्दीली हमने लाई है। वज़ीर दाखिला को ज़रा सुनिएगा, लेकिन साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरमियान भी तीखी बहस हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सलामती सूरत हाल पर कहा कि जितना कुछ हुआ है
इसमें यूनिफाइड कमांड की बात होती है। मेरे वज़ीर आला होते हुए वो यूनिफाइड कमांड बनी, हालांकि उस वक्त के फौजी सरबराह की तरफ से नाम लिए बगैर उन्होंने कहा मुखालफत की गई थी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाया जाए। दूसरी तरफ सवाल इलेक्शन पर भी उठाए गए कि इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस पर भी जवाब दिया। लेकिन पहले जरा वज़ीर दाखिला की एक छोटी सी बात और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐवान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के या हुकूमत के सामने जो चैलेंज एक पेश किया था उस पर भी जवाब आपको सुनाएंगे। बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। Responsible for what happened, or the party that was in power responsible. It was our neighbor. Neighbor has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India. Now, one more thing, please. Secondly, the biggest Qurbani the party that gave is National Conference. Our leaders, our ministers, our small workers were killed. Let's not forget. For what? For holding this flag of India high. We have never denied that we are part of this nation. And we will remain part of this nation. But do justice to us. Do not point fingers at people who have suffered for this nation and continue to suffer for this nation. And I wanted a unified command. Because intelligence, every intelligence, whether it was BSF, whether it was Army, whether it was the local police, whether it's CRPF, they were all separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligences could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? First General, the Chief of the Army Staff, I would not name him, he didn't want it. It was with great difficulty that I convinced Government of India that we should have a unified command. Today, if your successes are there, it's because of the unified command I created for saving the nation, not only the state, but the prestige of the nation. Therefore, not taking long, अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे, तो शुरू से ये वाक्य से शुरू हुआ। तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है। यू कैन आस्क इलेक्शन कमीशन बट नॉट हियर। हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365, कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान। हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं, लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते। पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes, sir. Absolutely. चलिए, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जवाब। और मरकज वजीर दाखिला पर आज सबकी नजरें हैं, क्योंकि जब दूसरा सेशन शुरू होगा, यानी इस सेशन में आज इजलास का तीसरा दिन है, तो दोपहर को आज उनने जवाब देना है और इसीलिए शाम होते होते आज ये दो बिलें पास भी हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जब ये बिलें ऐवान के अंदर हैं, जिनमें एक रिजर्वेशन वाले बिल की शदीद मुखालफत की जा रही है,
गुज्जर बकरवाल तबके की जानिब से, और आज महापंचायत बल्कि आज पैदल मार्च फिर से निकालने का ऐलान किया गया है। राजौरी से आज शुरुआत होगी और दूसरी तरफ जो लीडरान हैं, जो इस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं बीजेपी के साथ या हुकूमत के साथ जुड़े, उन्होंने पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि 10% जो उनका कोटा है, हिस्सा है, उसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म या मुतल्लिका वजारत की जानिब से जो अब तक यकीन दहानी कराई है उसके मुताबिक हमें काम करना होगा। लेकिन जब ऐवान के अंदर बात हो तो जम्मू कश्मीर का जब जिक्र हो रहा हो, दीगर मामलात पर, सिक्योरिटी, बिजली और दीगर मसाइल पर इंक्लूडिंग इलेक्शंस बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एनसीपी की सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र से आती हैं सुप्रिया सूले, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के अहम मामलात पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। एक मामला जिसमें बिजली का भी, जिन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में अगर बिजली कटौती इस हिसाब से हो रही है 10-10 घंटे, तो फिर बाकी रूरल एरियाज के अंदर क्या हाल होगा, आप अंदाजा खुद लगाएं। इंतखाबात जल्द हों, पहले ये होना चाहिए। और सवाल इस बात पर भी उठाया कि अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात अगर एक शेड्यूल सेट किया गया था, प्लान के मुताबिक थे, फिर पोस्टपोन क्यों कराए गए? अगर आप 2024 के इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो पहले जो बेसिक थे उस पर फोकस होना चाहिए था। इंतखाबात वो होने चाहिए थे जहां पर आप 3 टायर सिस्टम को मजबूत बनाने की या पंचायत राज सिस्टम से अर्बन लोकल बॉडीज तक को मजबूत बनाने की, उन्हें बाख्तियार बनाने की बात करते हैं। फिर सिक्योरिटी पर भी सवाल, कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें दुरुस्त हुई हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें मिसाल राजौरी पुंछ के अंदर हालिया जो एनकाउंटर्स या ऑपरेशंस हुए हैं उसका भी हवाला सुप्रिया सूले ने दिया। And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the house in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened. And I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech, I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections, which were to be held in Srinagar, have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए सर, डिलिमिटेशन का तो होमवर्क पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment that the Honorable Home Minister made to this nation, and we trusted him. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. One point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में. श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all the other things going to work? So these are some things which I'd like to, I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार इंडिया में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहे बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे छोटे गांव है वहां क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. So we can't say everything is wonderful. पहले से बेहतर है, जरूर है, और अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. तो जो अच्छा हुआ है उसके लिए I do compliment the government, but a lot needs to be done. Everything is not okay because we've lost our sons. So tourism has gone up? Yes, it has. But when we lose our sons of soil, then really can we say the wonderful stories about Kashmir and say, oh, we are so happy tourism has gone up? सुप्रिया सूले बात कर रही थी बिजली, इलेक्शन और जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर. खबरें और भी हैं, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से भी होगी, दीगर मौज़ूआत भी हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार श्रीनगर स्टूडियो आपको लिए चलेंगे वापस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद.